नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के तीसरे सेमेस्टर में संकलित भारत भारती नामक कविता की व्याख्या करेंगे, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य भारत भारती का एक छोटा सा अंश है। 1920 ईस्वी में प्रकाशित यह खंड काव्य गुप्त जी की कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। भारत भारती के 3 खंड हैं: अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। प्रस्तुत अंश के अनुसार समय परिवर्तनशील है। उत्थान पतन, सुख दुख, संपन्नता विपन्नता प्रकृति के नियम हैं। किसी समय में भारत के सद्गुणों का बखान होता था, आज भारत की दुर्दशा है। इसका हमें सौपन में ध्यान नहीं था। इस पतन का कारण हमारा उत्थान था। जो उन्नत था वह अब अवनत हो गया है। गुप्त जी ने भारत के पतन की ओर संकेत किया है और जागृत रहने के लिए संदेश दिया है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावो विनी वह भारती, हे भगवते सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कविता भारत भारती से अवतरित है। इस कविता के रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस काव्य प्रसंग में उन्होंने कभी संसार का सिरमौर रहे भारतवर्ष की निरंतर पतन की ओर अग्रसर होती दशा का गहरा अफसोस व्यक्त किया है। मंगलाचरण विषयक इन पंक्तियों में कवि भगवान को संबोधित करते हुए कहता है: हे भगवान, अपने मन रूपी घर में भारतवासी जिस भारतवर्ष की आरती उतारते हैं, उसी भारतवर्ष में उसकी वाणी खुलकर मुखरित हो। हे भगवती माँ दुर्गा, हे श्री राम, हे श्री कृष्ण, मेरी यह आरती भारती अच्छे भाव का उन्मेष करने वाली हो। हाँ, लेखिनी हथपत्तर पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक कालिमा में डूबकर होकर तैयार होकर सर्वथा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव, जो जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो। इन पंक्तियों में कवि अपनी लेखनी को संबोधित करते हुए कहता है: हे मेरी कलम, मैं जिस कथा को कहने जा रहा हूँ वह कथा तुझे हृदय रूपी कागज पर लिखनी है। इसे लिखने के लिए तुझे आंखों की कालिमा में डूबकर नितांत भाव से तैयार रहना है। इस कथा को लिखने के लिए तुझे जो भी प्रस्ताव करने पड़े, तू उन प्रस्तावों को स्वच्छंदता के साथ पारित कर ले। मैं चाहता हूँ कि तेरी नोक से मेरे मन में इस समय सोए हुए समस्त भाव जाग जाएं। यहाँ पर लेखक ने लेखनी के महत्व को प्रकट किया है। संसार में किसका समय है, एक सा रहता सदा, है निशी दिवासी घूमती, सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मगन है, कल शोक से रोता वही। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि इस संसार में किसी का भी समय सदैव एक जैसा नहीं रहा। मुसीबतें और वैभव सब जगह रात दिन की भांति घूमते रहती हैं। इस संसार में आज जिस माता पिता विहीन बालक को अनाथ कहा जाता है, कल समय परिवर्तन के साथ संभव है वही बालक बहुत से मनुष्य का स्वामी हो जाए। दूसरी ओर यह भी संभव है कि आज जो व्यक्ति अपने वैभव के चलते सदा उत्सव में मगन रहता है, कल वही व्यक्ति वैभव विहीन होकर दुख के कारण रोता फिरे। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलतर थी। इस दुर्दशा का सौपन में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? क्या इस पतन को ही हमारा यह अतुल उत्थान था? इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत की तत्कालीन दुर्दशा से व्यथित होकर कहा है कि कभी इस संसार में हर जगह हमारे ही देश की चर्चा हुआ करती थी। उस समय हमारा देश अच्छे गुणों रूपी यश की मानो एक निधि था। उस समय हम सपने में भी यह नहीं सोच सकते थे कि कालांतर में हमारी इतनी बुरी दशा भी होगी। कवि प्रश्न करता है कि क्या हमारे इस पतन की ही भूतकाल में हमारा अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था? पतन के लिए ही हुआ था ये सब कुछ? तो भारत की वर्तमान दशा से कवि अत्यंत व्याकुल प्रतीत होता है। उन्नत रहा होगा कभी जो भी हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी, अवनत रहा होगा कभी।
हंसते प्रथम जो पदम है, तब पंग में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद, जो अंत में हंसते वही। इन पंक्तियों में तत्कालीन दुर्दशा से दुखी होकर कवि कहता है, जो भूतकाल में विकसित रहा होगा अब वही देश पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी प्रकार जो अब विकसित दिखाई दे रहा है अवश्य ही भूतकाल में वह पतन की ओर अग्रसर रहा होगा। कवि अपनी बात को प्रकट करने के लिए कहता है, कमल के जो फूल प्रारंभ में खिलते हैं वे बाद में अंधकार रूपी कीचड़ में फंस जाते हैं। दूसरी ओर जो फूल पहले मुरझाए से रहते हैं वे अंत में खिल जाते हैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जो कभी उन्नत था वो अवनत हो चुका होता है और जो अवनत है वो कभी उन्नत जरूर होगा। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी, कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। कवि कहता है कि उत्कर्ष एवं अपकर्ष प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता। कवि उदाहरण देता हुआ कहता है, जो सूर्य सुबह के समय आकाश में चढ़ता हुआ दिखाई देता है, संध्या समय में वही नीचे आ जाता है। अतः हमारी वर्तमान अवनति की दशा ही यह स्पष्ट कर रही है कि भूतकाल में हम अत्यधिक विकसित थे। यह कथन एकदम सत्य है। जिसका कभी उत्कर्ष ही नहीं हुआ होगा उसका पतन कैसे हो सकता है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि भारतवर्ष भूतकाल में उन्नति के शिखर पर था, यही कारण है कि आज वह पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। होता समोन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच तो है किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो, चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। तो कवि कहता है कि जिस समय कोई उन्नति कर रहा होता है उस समय वह अपनी भावी अवनति के बारे में नहीं सोचता। मतलब कि कवि कहना चाहता है कि जिस समय एक बार आदमी की उन्नति हो गई, उसका विकास हो गया, तो उस समय वह सिर्फ अपने विकास के बारे में ही सोचता है। वह कभी ये नहीं सोचता कि कभी मेरी अवनति भी होगी। दूसरी ओर यदि उन्नति करता हुआ मनुष्य अपनी भावी अवनति के बारे में सोचने लगता है तो फिर वह कभी उन्नति नहीं कर पाता। अगर वह अवनति के बारे में सोचेगा तो वह उन्नति की तरफ, विकास की तरफ बढ़ ही नहीं पाएगा। कवि कहता है कि इस बात की चिंता करने का कोई कारण नहीं है कि आकाश में फैली हुई चांदनी का ह्रास हो गया है। चिंता का विषय तब है जब दोबारा से चांदनी का विकास नहीं होता। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि उन्नति के बाद अवनति अवश्य होगी, परंतु यदि अवनति के बाद पुनः उन्नति न हो तो यह चिंता का विषय है। ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की, कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही यह सत्य गिरता ही गया, तब से फिरा है देव इसमें नित्य फिरता ही गया। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस समय दुर्भाग्य के शिकार भारतवर्ष की ऐसी ही दशा है, अर्थात भारत इस समय पतन की ओर अग्रसर है। इसके समस्त विकास की समाप्ति बहुत पहले ही हो चुकी है। चिंता की बात तो ये है कि जब से इसका पतन आरंभ हुआ है तब से यह निरंतर पतन की ओर अग्रसर है। पुनः इसका उत्थान आरंभ नहीं हुआ है। जब से इसका भाग्य इससे रूठा है निरंतर इससे रूठता ही गया है। पुनः इस पर मेहरबान कभी नहीं हुआ है। यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहाँ, परकतित हुए पीछे उन्हीं के, लह लहे पल्लव वहाँ। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहे या सूखना, काया पलट या काल है। कवि कहता है कि प्रकृति का यह नियम है कि उपवन में पेड़ों के पुराने पत्ते जहाँ झड़कर गिरते हैं, कुछ समय बाद वहाँ प्राकृतिक रूप से नए पत्ते आ जाते हैं। परंतु कवि अफसोस व्यक्त करता हुआ कहता है कि भारतवर्ष रूपी उपवन का दूसरा ही हाल है कि उपयुक्त प्राकृतिक नियम इस पर लागू नहीं हो रहा। जब से यह दुर्दशा भारत की हुई है निरंतर बद से बदतर स्थिति में जाता हुआ जा रहा है। कवि कहता है कि वह समझ नहीं पा रहा कि भारतवर्ष रूपी उद्यान की स्थिति को पतझड़ कहे या सूखना, कायापलट होना कहे या इसकी मृत्यु। अनुकूल शोभा मूल सुरभित, फूल वे कुमला गए, फलते कहाँ हैं अब वे फल रसाल नए नए। बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंझाड़ जंखाड़ हैं, तनु सूख कर काटा हुआ बस शेष हैं
तो हार्ड हैं। भारत की तत्कालीन दुर्दशा से दुखी कवि कहता है कि भारतवर्ष रूपी उद्यान में जो शोभादायक सुगंधित फूल खिले हुए हैं अब वो मुरझा गए हैं। अब इस उद्यान में रसयुक्त नए नए फूल उगने बंद हो गए हैं। भारतवर्ष रूपी इस विशाल उद्यान में अब या तो सूखी झाड़ियां रह गई हैं या फिर कांटे ही कांटे बचे हुए हैं। भारतवर्ष का शरीर सूखकर कांटा बन गया है, अर्थात हमारे समक्ष मात्र इसके हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है। दृढ़ दुख दावानल इसे सब ओर घेर चला रहा, तिस पर अदृष्टा का उल्टा विपद व्रज चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। भारत की तत्कालीन दुर्दशा से दुखी कवि कहता है कि एक तरफ तो निश्चित दुख रूपी दावानल मतलब जंगल की आग भारतवर्ष को सब तरफ से घेर कर जलाने का उपक्रम कर रहा है, उस पर भी भाग्य रूपी आकाश उल्टा इस पर ही मुसीबतों रूपी वज्र चला रहा है। कवि कहता है कि भारतवासियों की आंखों के आंसू इस अग्नि को बुझा सकते हैं, परंतु अफसोस की बात यह है कि भारतवासियों के हृदय में देश प्रेम की जगह स्वार्थ भावना भर गई है, अर्थात देश के प्रति उनका अनुराग सूख गया है। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से होते दया के वश द्रवित है, तप्त हो इस आंच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। कवि कहता है कि इस समय देश के अच्छे लोगों के स्वच्छ मन किसी कांच की बोतल की भांति खाली हैं। उनके हृदय देश की दुर्दशा की आंच में जले हुए हैं तथा दया भाव के कारण द्रवित हो रहे हैं। उनके हृदयों को कभी देश के भविष्य की चिंता हो जाती है तो कभी वर्तमान पीड़ा उन्हें व्यथित करने लगती है। यही नहीं, कभी उन्हें देश के भूतकाल की कथा, जिसके अनुसार भारत कभी अत्यंत उन्नत देश था, उद्विग्न कर देती है। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सके, उनको सुनेंगे जो जहाँ। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता।